बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे एंगल को कवर कर लिया। उसके अंदर मेरे से सवाल करना है कि किस तरफ जा रहा है चुनाव। आपने खुद ही कह दिया, दूसरा सवाल जो आपका है, पहला तो आपने कहा कि सब तरफ शोर, दूसरी तरफ कहा कि मोदी जो है चुनाव उसी तरफ जा रहा है कि मोदी जी खुद भी, अगर आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों में, वो अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं। हर चीज़ मोदी ने की, मोदी जो कहता है करके दिखाता है। मोदी को कहते हैं हटाओ, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं मोदी को हटाओ, तो मोदी अपने ऊपर चुनाव को लाकर खड़ा कर देते हैं। उनको लगता है कि उनके पोस्टर जो हैं, उनके जो ओपिनियन मेकर उनको इनपुट देते हैं, उन्होंने शायद ये समझा दिया है कि आप इसी के ऊपर रखिए, ताकि सड़क पर भी पत्रकार जाता है कि आप मोदी को वोट देंगे। मैं पिछले कई दिनों से टीवी देख रहा हूँ, हर पत्रकार यही सवाल पूछ रहा है कि मोदी को वोट देंगे, ये पूछते भाजपा को वोट देंगे। जब नैरेटिव सेट कर दिया कि उन्होंने कि मोदी को ही पत्रकार सवाल बनाएंगे, भाजपा को नहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ इंडिया पूछते हैं आप, वहाँ राहुल गांधी के बारे में पूछता नहीं है कोई, या किसी और लोकल नेता के बारे में नहीं पूछता। जो मोदी वर्सेस रेस्ट जो एक नैरेटिव बन गया है, ये 1977 में हुआ था कि इंदिरा हटाओ, उससे पहले किया था इंदिरा कहती थी 71 के अंदर इंदिरा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ महंगाई हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। इस बार मोदी जी ने उल्टा वही नारा रिपीट कर दिया, वो कहते हैं भ्रष्टाचार मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी हटाओ। तो ये एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है कि पर्सनैलिटी के ऊपर कर दीजिए, ताकि उसका दूसरी तरफ टूटी हुई पर्सनैलिटी बिखरा हुआ जाए। जैसे वो एक हुआ था 1980 के अंदर नारा, वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स, जैसे गांधी का एक अच्छा उन्होंने जो वहाँ की एजेंसी उन्होंने निकाला था, क्योंकि जो भी चरण सिंह की सरकार थी या मुजाहिद की सरकार थी, वो काम बिल्कुल नहीं करती थी। तो पॉजिटिव नारा था उस वक्त जनता सरकार के खिलाफ। इस वक्त नेगेटिव नारा भी चल रहा है। जब भी चुनाव होता है, नेगेटिव नारा तब काम करता है जब उस सरकार के खिलाफ कोई आपको वेव दिखाई देती है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सरकार, मोदी सरकार 10 साल रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े लेवल पर दिखाई दे नहीं रही है। जैसे इंदिरा गांधी खिलाफ भी थी, अब देखिए वाजपेयी जी हार गए, तो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वाजपेयी जी इसलिए हार गए कि अर्थमेटिक जो था, कास्ट कॉम्बिनेशन जो था, वो बन नहीं रहा था। तो इस बार परिवर्तन सिर्फ ये हुआ तीसरे टर्म के अंदर कि मोदी जी को आखिर में आकर लिखा कि मेरे को एनडीए 2 बनाना पड़ेगा। उसमें राजभर की पार्टी हो या मांझी साहब हो या कोई और हो, छोटी छोटी जो जाति की पार्टियां हैं या एडीएम के हो, उनको साथ लेकर के वहाँ की जो बाकी छोटी छोटी पार्टियों के वोट हैं, 2% है, 3% है, 5% है, उनको इकट्ठा करके केरला के अंदर की भी उन्होंने कोशिश की। तो मोदी जी को लग रहा है कि जब तक अपने दम पर बीजेपी नहीं जीत सकती, खाली मेरे दम पर भी 330 तक आएगी, अगर 10% भी इनकम हुई तो मेजोरिटी से नहीं आ सकते। तो नारा वही है कि मोदी वर्सेस द रेस्ट। ये बड़ी दिलचस्प बात कही प्रभु, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी बाकायदा लोकसभा में, एक अकेला सब पर भारी, और जो आपने अभी जिक्र किया वो एनडीए का कुनबा यकायक अब उसका विस्तार होने लगा। जब इंडिया बना था तो 38 में 7 और जुड़ चुके हैं, वो 45 से ऊपर जो चली गई। तो अगर मोदी सेंट्रिक ये सोची समझी रणनीति है कि मोदी सेंट्रिक चुनाव बनाना है, तो इतने सहयोगियों की घटकों की दरकार क्यों होगी? इसलिए मेरे कॉस्ट बेसिस पे जो भी है साउथ के अंदर एक्सपेंशन 370 जब आप बात करते हैं, टीवी चैनल भी 370, कभी भी किसी भी चैनल के अंदर मैंने डिस्कशन नहीं देखा कि बीजेपी के इतने मंत्री आते हैं, उनसे पूछा कभी चार्ट रख करके 370 के नाम तो कहां से आएंगी, टोटल करिए। कोई टोटल करने के लिए पूछता नहीं, उन्होंने कह दिया 370, आप मान लिया 370, अब की बात 400 पार, यानी कि 75% सीटें आपको जितनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती, मेजोरिटी आ सकती है, 303 पहली बार भी आई थी। अब सवाल ये है कि 330 रोकना है, उसके ऊपर कैसे जाना है। मैंने पिछली बार हमेशा आंकड़ा सेट करते हैं, 2014 से कहा था कि मैं इतने लोगों के घर बना दूंगा, मैं इतने लोगों के पैसे ला दूंगा, मैं उसके अंदर गैस सिलेंडर दे दूंगा, इतने मकान 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दूंगा। हर नारा उनका नारा जो है संख्या के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो 300 पार पिछली बार था, इस बार 400 पार हो गया। तो जैसे आपने कहा कि राजस्थान में 150 पार, वहाँ पर 200 पार, कहीं पर 150 पार, तो एक नारा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी या बाकी दूसरी पार्टियां जो है वो नहीं दे रही है। उनकी खूबी यही है कि वो टारगेट सेट करते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना जानते हैं, और एनडीए का एक्सपेंशन इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे साथ पार्टियां आ रही हैं। वो दिखाते हैं कि मेरे को मैं अनटचेबल नहीं हूँ। वाजपेयी जी को पार्टियां छोड़ के चली गई थी, इसलिए एक बड़ा कारण ये भी था कि उनका अरिथमेटिक एडिशनैलिटी वो टूट गई थी। उनकी करिश्मा अच्छा था, पर इतना नहीं जितना कि पावर मोदी जी बोलते हैं। और दूसरी बात देखिए, मोदी जी तीसरी टर्म के अंदर जा रहे हैं, उनको भी तो नई चीज कहनी है, नई चीज अपने ऊपर लाके खड़ा कर रहे हैं, और कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करिए। जैसे आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, जो मैंने कहा वो करके दिखाया, उसके ऊपर कोई स्कूटी ना हम कर रहे हैं ना कोई और कर रहा है। बड़ा मुद्दा होता है या चेहरे के सामने दरअसल मुद्दा गौण हो गया है या गौण करवाने की कोशिश है। हम 2014 और 19 पर ही नजर डालें प्रभु, तो 2014 में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। आपने कहा भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही, इस पहलू को मैं अभी बाद में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को उठाया, और 2019 आते आते उसमें राष्ट्रवाद जमा जन कल्याणकारी नीतियां, ये दो चीज भी जुड़ गई। पर इस बार सिर्फ मोदी अपने ऊपर पूरा दांव खेल रहे हैं क्या? बिल्कुल अपने ऊपर, उनको बार बार लग रहा है कि जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल करते हैं, कभी भी कर लीजिए यार, 1980 से मैंने ओपिनियन को देख रहा हूँ, इंडिया में सबसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हाई होती है। राजीव गांधी जब हारे थे 200 सीटें आई थी, तब इंडिया के ओपिनियन पोल के अंदर सबसे मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है, 200 के बाद। तो अपने ऊपर आने से ये होता है कि नैरेटिव आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं होते। तो मोदी के खिलाफ जो भी पूछेगी, जो भी कहेगा आएगा तो मोदी, ये नारा बन गया ना। तो ये कमजोरी विपक्ष की भी है। आप जब कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एक बात, हाँ प्लीज जारी रखिए, मैं बता रहा हूँ संदीप, एक लाइन का नहीं है मेरे को। जैसे मैं आज देख रहा था सुबह भी किसी चैनल के ऊपर वो इंटरव्यू कर रहे थे किसी जगह जाकर के, सब औरतें वहाँ की बोल रही थी हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं मिलता, हमारे यहाँ राशन 15 किलो की जगह 5 किलो मिलता है। आखिर में पूछा वोट किसको देंगे, आएगा तो मोदी। सारी नेगेटिव करने के बाद भी मोदी के ऊपर आकर के वो महिलाएं टिक गई। और दूसरी बात बता रहा हूँ, उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। एक यूट्यूबर ने महंगाई के ऊपर बहुत बड़ी बातें कही कि 60 साल में तो इतना डीजल नहीं बढ़ा था, जो 10 साल में बढ़ गया। महंगाई के पूरी फिगर दे दिए, और 3 घंटे के अंदर 3 लाख लोगों ने उसको देख लिया। देखो सोशल मीडिया जो है उसका नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया से टोटल अलग है। पहले सोशल मीडिया टोटल बीजेपी के फेवर में जाता था, आजकल का सोशल मीडिया अगर यूट्यूब उठा कर दे कि बीजेपी तो हार रही है, हम टीवी चैनल मीडिया से काम नहीं होता ना। अभी याद है मैसेंजर्स, संदेश वहां की हैं। पर जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर जो आपने यूट्यूबर का भी जिक्र किया, अब बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर या महंगाई की बात करें, वो बहुत हुई। पेट्रोल डीजल की मार आधे में दाम आ गए, $120 से घट के 80 से भी नीचे आ गए प्रति बैरल पर डॉलर, पर एक नया पैसा पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। तो ये विपक्ष की कमजोरी है क्या? मीडिया की बात छोड़िए, विपक्ष भी लोगों तक वो मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहा है, मैसेजिंग स्ट्रक्चर वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अब तक मैंने शुरू में भी कहा कि नारा कोई भी इतने सारे मुद्दे, महंगाई बढ़ी है, करप्शन के कहते आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड ला कर आपके ऊपर महिलाओं के क्या, कोई भी एक नारा जो है, जैसे मैंने कहा वोट फॉर द गवर्नमेंट दैट वर्क्स इफेक्टिव और मनमोहन सिंह करप्शन खत्म करो, ये सब नारे जो है जब तक एक सेंटेंस के अंदर दुनिया का दिल नहीं जीतेंगे। ऑपोजिशन के पास ना कोई नारा है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है जिसको वो इफेक्टिवली अपने वोटर तक कन्वे कर। आपने बड़ी बात कही, ना नारा, ना नेता, ना नीति। हाँ एक मिनट प्रभु, ना नारा, ना नेता, ना नीति। तो पर नेता की बात करें
प्रदीप सिंह, संसदीय प्रणाली का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी ने और जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया है कि भाई चेहरा हमारे पास ये चेहरा, आपके पास कौन सा चेहरा, या चुनाव अब ये बना दिया गया है। इस तरह का चुनाव आपने 1952 से जब चुनाव शुरू हुए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म इस तरह से वो प्रणाली सामने आती थी। नहीं, ये मुझे तो जो है, आप बीच के कुछ हिस्से छोड़ दीजिए, तो लगातार यही प्रणाली थी। एक समय था जब गोविंद वल्लभ पंत कहते थे कि देश वही बात मानेगा जो नेहरू बोलेंगे। इंदिरा गांधी का नारा 1971 का अभी प्रभु जी ने सुनाया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ। 1980 का नारा था जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी आप। और वसंत साठे के जरिए बाकायदा ये मुहिम चलाई गई कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जानी चाहिए देश में। तो ये कोई नई बात नहीं। देखिए, व्यक्ति से आदमी को रिलेट करने में ज्यादा आसानी होती है मुद्दों की बजाय। और कोई एक मुद्दा अगर बन जाए जो व्यक्ति पर भारी पड़ जाए, तब मुद्दा भारी हो जाता है। जैसे 1977 में इमरजेंसी का मुद्दा, या 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या का मामला था, तो मुद्दा जो है व्यक्ति से बड़ा हो गया। तो ऐसे में फिर जो है व्यक्ति गौड़ हो जाता है। नहीं तो आमतौर पर राजनीति में बात असली होती है मैसेंजर की। मैसेज देने वाला कौन है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। इस समय देश में नरेंद्र मोदी से बढ़िया मैसेंजर नहीं है कोई। जो बातें आप गिना रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं हैं। प्रभु जी ने भी अभी बताया जो है महिलाओं का, कि उन्होंने शिकायत की ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। उसके बावजूद मोदी को वोट क्यों देना चाहती है, क्यों मोदी को वोट देने की बात कर रही है? क्योंकि विश्वसनीयता है कि जो गड़बड़ है उसको ठीक भी मोदी ही कर सकते हैं। तब एंटी इनकम्बेंसी का असर जो है वो कम हो जाता है। जहां गड़बड़ है या जिन लोगों की गूंज नहीं सुनाई दे रही, उनको क्लेवरली सर्कमवेंट भी करती दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? भाई 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, या 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन आएगा, या मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। मुफ्त में चूल्हा है, सिलेंडर मुफ्त में नहीं है, वो जून 2020 से नहीं है। कोई भी सरकार हो, वो अपने विरोध के जो मुद्दे हैं उनको दबाने की कोशिश तो करेगी। उनको उभारने की कोशिश क्यों करेगी? ये काम तो विपक्ष का है। विपक्ष उन मुद्दों को उभारे। जैसे 2014 में मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को उठाया और सफलतापूर्वक लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि हम उम्मीद हैं। तो 2014 में मोदी उम्मीद के नेता कि उम्मीद है हम आएंगे तो इसको बदल देंगे। अब जो है लोगों को लग रहा है कि भले ही उन्होंने जो कहा था पूरा नहीं किया, लेकिन इनसे बेहतर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है जिस पर लोगों का भरोसा हो कि अगर इनको सौंप दें तो ये स्थितियों को बेहतर कर सकते हैं, या जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो कुल मामला है वो नेतृत्व की विश्वसनीयता का मामला है। और यहाँ फ्रंट पर भी खेल रही है बीजेपी। प्रदीप सिंह, अगर हम 21 मार्च थोड़ा सा ही पीछे जाते हैं, 2 हफ्ते पहले की बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को फटकारा, डंडा चलाया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी जो वो 30 जून तक का वक्त मांग रही थी, वो 21 मार्च को 5 बजे के बाद अपलोड हो रही थी। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले उठा लेते हैं और बाद में अब जेल में डाल दिया गया है। तो भ्रष्टाचार पर वार या वो अत्याचार जो विपक्ष कह रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। और क्या ये भी अपने आप में एक क्लेवर स्ट्रेटजी है कि भ्रष्टाचार की तरफ बात चली गई, बाकी मुद्दे कौन हो गए? जो मुद्दा, जिस मुद्दे की लगता है पार्टी को, वो बीजेपी हो, कि उसकी गूंज जनता से सुनाई दे रही है, उसकी प्रतिध्वनि आ रही है, तो उस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा हाईलाइट करेगी, वही बीजेपी कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि इस समय जो विपक्ष है, विपक्षी नेता है, ज्यादातर उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो हो गई। वो बीजेपी के प्रचार से भी हुई है, उनके व्यवहार से भी हुई है। तो दोनों मिलाकर असर ये है। अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता है, 70 में 63 सीटें हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली की सड़कों पर कोई इस तरह की सहानुभूति की लहर दिखाई नहीं दी। पर जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, एक मिनट प्रदीप जी, ठीक है, एक सेकंड, क्रेडिबिलिटी की जो आपने बात की, नवीन जिंदल कोयला घोटाले का आरोपी बीजेपी में आते हैं, 1 घंटे बाद कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया जाता है, या जनार्दन रेड्डी जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, जो बीजेपी कहती थी 2018 में, वो मां की गोद में आकर बैठ जाते हैं, या अशोक चौहान, मतलब उधर के जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी थे बीजेपी में आकर क्लीन हो जाते हैं, वहां क्रेडिबिलिटी इफेक्ट नहीं होती क्या, या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि ये इनको लेने से पहले नरेंद्र मोदी को मालूम है कि इसका असर क्या होगा। इस बात का आकलन करने के बाद इन लोगों को लिया गया कि मोदी ने लिया है, इसलिए जो है इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। मोदी पर भरोसा है, यानी जो मोदी के साथ है उस पर भरोसा है। तो बीजेपी के सांसद कौन होंगे? बात जो है नेता की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता की है। तो सांसद कौन, मतलब उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, ये भी इसका एक राजनीतिक मायने निकलते हैं क्या? वो तो मोदी खुद कह रहे हैं, हर सीट पर आप जो है मोदी को उम्मीदवार मानिए और किसी के बारे में सोचिए ही मत। तो वोट मोदी को पड़े, ये प्रचार भी हो रहा है, ये कोशिश भी हो रही है, और इस तरह की छवि भी बनाई गई। ठीक है, विपक्ष की भी बात करते हैं विज्ञान। जो प्रभु ने एक बात कही कि एक लाइन का कोई नैरेटिव विपक्ष नहीं बना पा रहा है, मतलब मुद्दों की तो भरमार है, सीधा आम आदमी से मुखातिब होकर कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कल वो 5 न्याय पत्र और 25 गारंटी तो निकाल दी, वो ऐसा लग रहा है किसी पीएचडी स्कॉलर का डिसर्टेशन है, उसमें डिटेलिंग में घुसिए। एक होता है सीधे सीधे आम आदमी से राब्ता कायम करना, उसको बताना आने दो, हमें लेकर आओ, हम ये देंगे। वो कर पा रहा है क्या विपक्ष? और कई बातों से मैं प्रभु चावला की 100% एग्री करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एज वी स्पीक इस चुनाव को पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। कैसे क्या रणनीति, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सभी लोग यहां बहुत वरिष्ठ आकलन करना उसका जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि उसने तो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। प्रदीप जी ने सही बात बोली, उनसे बढ़िया सब देश में जो अलायंस बनी, फिर उसमें कई लोग आए, नीतीश कुमार आए। मेरी अभी तक एक चीज नहीं समझ में आई कि जो प्रभु चावला सही कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड इशू, राष्ट्रव्यापी मुद्दा एक तो होगा ना कोई, मतलब इतने सारे आपने गिनाए अभी अपनी एंकरिंग में, जिसको वो लार्जर देन लाइफ करके खुद ना कोई इंडिविजुअल खड़ा हो, कम से कम मुद्दा खड़ा करते। अब वही नहीं हो पाया है, तो जब वो नहीं हो पाया है तो काउंटर एडवांटेज किसको मिलेगा? नहीं, इसमें कंफ्यूजन का, बीच में रोक रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन का आलम तो यह है, कल मैंने कार्यक्रम किया था, ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिसने एक अहम भूमिका निभाई हिमाचल में सरकार बनवाने में कांग्रेस की, और एक अच्छा रिस्पेक्टेबल फिगर राजस्थान में हासिल करने के पीछे भी पुरानी पेंशन योजना का अहम योगदान था। अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, किसी सरकार समीक्षा कर रही है।